दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 13 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। ईरान ने ब्रिक्स के सहारे डॉलर को चुनौती दी, नए आर्थिक रास्ते खोल दिए। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन फूटे, धधकते शोले दूर तक फैल गए। फ्रांस को ईरान ने मानवाधिकार के पहाड़ पर जमकर आईना दिखाया। यमन ने सऊदी जहाज और ठिकानों पर वार का दावा कर तनाव बढ़ाया। गजा वेस्ट बैंक में गोलियां, हमले और बासिंदों का बढ़ता आतंक। और इजराइल इराक ने सख्त बयानों से मिडिल ईस्ट बना बारूद का मैदान। पिछले 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ईरान की, जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच तेहरान अब अपने लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ नए आर्थिक और वित्तीय रास्ते तलाश रहा है। इसी सिलसिले में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की हालिया बैठक ईरान के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नसार हिम्मती ने बताया कि ब्रिक्स के कई सदस्य देशों ने ईरान के साथ नए वित्तीय सिस्टम और नए लेन देन के तरीकों पर काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। आसान जबान में कहें तो ईरान चाहता है कि अगर डॉलर के जरिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है तो उसके पास दूसरे रास्ते भी मौजूद हैं। ब्रिक्स देश इस वक्त ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिनके जरिए एक देश दूसरे देश में पैसा भेजना आसान और तेज और सस्ता हो सके। इसमें अलग अलग देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की बात हो रही है। भारत का यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी के जरिए भी सीमा पर भुगतान को आसान बनाने की संभावनाओं पर बातचीत चल रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले वक्त में ब्रिक्स देश आपस में कारोबार करते हुए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही सदस्य देश अपनी अपनी स्थानीय करेंसी में व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। दोस्तों ईरान के लिए यह कदम इसलिए खास है क्योंकि वो लंबे वक्त से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना करता रहा है। ऐसे में चीन, भारत, रूस और दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ आर्थिक रिश्ते उसके लिए काफी अहम हो जाते हैं। इसी कड़ी में ईरान ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की भी तैयारी की है। ये वही बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों ने विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए बनाया। अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक सहयोग का एक और रास्ता खुल सकता है। यानी कुल मिलाकर ब्रिक्स सिर्फ एक राजनीतिक मंच नहीं रहना चाहता बल्कि धीरे धीरे ऐसे आर्थिक नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसमें सदस्य देशों के बीच पैसा, कारोबार और भुगतान ज्यादा आसानी के साथ हो सके। दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां एक बड़ा गैस पाइपलाइन धमाका सामने आया। बलूचिस्तान के बोलन इलाके में एक मुख्य गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया गया। धमाका इतना जोरदार बताया गया कि कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दी। बताया जा रहा है कि हमला 18 इंच की मुख्य गैस पाइपलाइन के केएमपी 246 वाल्व असेंबली के पास हुआ। ये जगह बोलान नदी के किनारे गोरकुट के करीब बताई जा रही है। इस धमाके के बाद इलाके में गैस की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई और कई शहरों और इलाकों में गैस सप्लाई रोकनी पड़ी। बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइनों पर हमले पहले भी होते रहे और कई बार अलगाववादी संगठनों पर ऐसे हमलों का आरोप लगता रहा है। इन संगठनों का कहना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा। हालांकि इस ताजा धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। दोस्तों अब आगे इस वीडियो में रुख करते हैं ईरान और फ्रांस के बीच बढ़ते तनाव का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने फ्रांस को लेकर काफी सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फ्रांस को दुनिया को मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पाठ पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। अराक्ची ने फ्रांस के रवैये को खुला और शर्मनाक पाखंड बताया। उनका इशारा उन पश्चिमी देशों की तरफ था जो ईरान की नीतियों, उसके परमाणु कार्यक्रम और उसके घरेलू मामलों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। ईरान का कहना है कि जो देश खुद अपने इतिहास और नीतियों को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं उन्हें दूसरे देशों को कानून और मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने से पहले अपने रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पहले से तनाव काफी ज्यादा है। खासकर
खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उस पर लगे बंधों को लेकर दोनों पक्षों के बीच लगातार टकराव देखने को मिलता रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़ी एक और बड़ी खबर की। यमन की सशस्त्र सेना ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब के एक जहाज और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि इस हमले को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब की तरफ से फिलहाल इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई, इसलिए हमले से जुड़ी तमाम बातों की आजादाना तौर पर पुष्टि यानी तस्दीक अभी बाकी है। लेकिन अगर यमन की तरफ से किया गया ये दावा सही साबित होता है तो ये इलाके में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि यमन, सऊदी अरब और पूरे खाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से सुरक्षा और सैन्य तनाव बना हुआ है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ रमल्ला के पूर्व में मौजूद तैयबा गांव में इजरायली बासिंदों द्वारा एक फलस्तीनी परिवार के घर को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में इजरायली बासिंदे गाँव में दाखिल हुए और अबू फजा परिवार के घर पर हमला किया है। घर को नुकसान पहुंचाने की खबर है। हालांकि अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब वेस्ट बैंक में इजरायली बासिंदों और फलस्तीनी नागरिकों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटेज ने साफ कहा है कि इजराइल लेबनान, सीरिया और गजा में बनाए गए सुरक्षा क्षेत्रों से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है। उनका कहना है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए इन इलाकों में मौजूदगी बनाए रखेगा। काटेज ने यह भी कहा है कि इजराइल के पास अपनी सीमाओं को लेकर पहले से सुरक्षा समझौता मौजूद है। सीरिया को लेकर उन्होंने खास तौर पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि असद शासन के गिरने के बाद सामने आई नई सीरियाई सत्ता का इजराइल कोई कर्जदार नहीं है और अगर मुस्तकबिल में कोई समझौता होता है तो इजराइल की शर्तों पर होगा। इस बयान का मतलब साफ है, इजराइल फिलहाल लेबनान, सीरिया और गजा से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के मूड में नहीं है। अब इसका असर क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सीरिया और लेबनान पहले से ही बेहद संवेदनशील हालात से गुजर रहे हैं। अगर इजराइल लंबे वक्त इन इलाकों में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखता है तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ गजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में बेतलहिया के पास एक इजरायली हवाई हमले की खबर है। गजा के सिविल डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 5 लोग घायल हुए हैं। बताया गया कि हमला वेस्टर्न राउंड अबाउट के पास एक 3 पहिया तुक को निशाना बनाकर किया गया। इस घटना पर इजरायली सेना की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि गजा में आम नागरिकों के लिए हालात कितने मुश्किल बने हुए हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ इराकी प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इराक अपनी जमीन और अपने हवाई क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत देगा। ये बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इराक पहले भी अपनी जमीन और हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपत्ति जता चुका है। इराक ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी दर्ज कराई थी कि इजराइल ने उसके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया। अब इराकी प्रधानमंत्री का ताजा बयान ये संकेत यानी इशारा देता है कि बगदाद अपने देश को किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा बनने से रोकना चाहता है। इराक की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर उसके हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए होता है तो वह खुद भी जवाबी कार्रवाई और क्षेत्रीय संघर्ष की चपेट में आ सकता है। यानी मिडिल ईस्ट में मामला सिर्फ एक देश या एक मोर्चे तक सीमित नहीं है। यहाँ सुरक्षा, सैन्य कार्रवाई, ऊर्जा व्यवस्था, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।